हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग पोलर फॉर्म में राइट करते हैं और आर्गन प्लेन क्या है उस पर कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सबने पढ़ रखा है, कार्टेशियन प्लेन के बारे में सबने पढ़ा है। और अभी जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास हम लोग लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन के बारे में। तो बस यहाँ कॉम्प्लेक्स में अब हम लोग पढ़ेंगे तो ये कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। और z इज इक्वल टू हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, कुछ भी एक और x क्या है यहाँ पर, x और y, x इज रियल एंड y इज रियल, बोथ आर रियल। ये और ये दोनों रियल वैल्यू है, क्या एक्स वाई, बट एक्स क्या हो जाता है हमारा रियल पार्ट और वाई क्या हो जाता है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आई के साथ ये मल्टीप्लाई है, इमेजिनरी आयोटा, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इतना तो आपको पता ही है। जब इसका हम मॉडुलस निकालते हैं, ये भी आपको पता है, ये भी आपने पढ़ रखा है, मॉडुलस निकालने पर क्या हो जाता है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपको पता है कि इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो अब सेम जब प्लेन की बात करते हैं, तो जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जब इसका हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ये कैसे कैसे कोऑर्डिनेट में होगा, तो x और y के फॉर्म में लिखा गया इसका कोऑर्डिनेट। अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x और y कोऑर्डिनेट होगा x प्लस आई वाई को। अगर किसी ने लिख दिया z इज इक्वल टू टू प्लस आई थ्री, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टू और थ्री। इट मीन से प्लॉट होगा टू एक्स, ये क्या है, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, टू और थ्री। जब ये प्लेन पर जब हम लोग उसको प्लॉटिंग करेंगे तो ये पॉइंट हो गया टू और थ्री इसका। तो यही है सेम, एक्स प्लस आई वाई को एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये प्लेन जब मैं बता रही हूँ तो ये क्या हो गया, मैं जब मैं बताऊंगी आपको, तो ये मेरा क्या हो जाता है एक्स और ये मेरा वाई है। तो इसमें एक चीज जानना है कि ये वाला जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। इसे क्या बुलाते हैं हम लोग, रियल। ये रियल एक्सिस हो गया, इसे ऐसे याद रखिए, ये रियल एक्सिस। और इसे हम लोग इमेजिनरी बुलाते हैं, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है एस। तो वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी बुलाते हैं और एक्स एक्सिस को हम लोग रियल बुलाते हैं। तो ये रियल एक्सिस हो गया। अब यहीं पर हम लोग, तो ये क्या, ये तो यहाँ पर हम लोग कार्टेशियन प्लेन की बात नहीं करें, ये कॉम्प्लेक्स में पढ़े, तो कॉम्प्लेक्स में इसको आर्गन प्लेन बुलाते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन बुलाते हैं, करेक्ट। इसे हम लोग आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन के रूप में इसे बुलाते हैं। तो सपोज दैट अगर एक कोई यहाँ पर पॉइंट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है z, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हो एक्स वाई है, ठीक है। z इट मीन्स एक्स प्लस आई वाई होगा, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे अगर क्या है, ये एक्स से चला यहाँ, मान लो इसका ये मेरा ओरिजिन है, और इसको मैं यहाँ से अगर मिला दूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने यहाँ मिला दिया और ये यहाँ आया। इट मीन्स आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ, अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम हो। इस पर ये एक्स एक्सिस पर कितना चला, एक्स चला ये, और यहाँ ये क्या चला, वाई चला, ठीक है। इसे ही मैंने लिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर x चला, ये यहाँ पर y चला, और इसे हमने ओरिजिन से मिलाया, ठीक है। इस पॉइंट पर z पे जाने के तरीके क्या है वो हम लोग ढूंढते हैं। इस z पे जाने के तरीके क्या है, तो एक ओरिजिन से मैं इसे डायरेक्ट ये दी, तो एक तरह एक तरीके से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एक क्या, एक ट्रायंगल बन गया है कि नहीं, एक ट्रायंगल फॉर्म में हो गया है। तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो। पाइथागोरस यूज करने के लिए क्या होता है, आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज आप यहाँ से फाइंड कर लोगे। तो ये जो फाइंड कर लोगे तो उससे भी आपको ये निकल जाएगा, ओजेड जो है इसकी वैल्यू आप यहाँ पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप क्या डिस्टेंस फार्मूला यूज कर ले, जो आप पढ़े हुए हैं डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10th में भी। तो ये डिस्टेंस फार्मूला के यूज से भी आप निकाल लेंगे। तो इसे ही हम लोग
बेसिकली ये यहीं से आया है, मॉड जेड जो हम लोग फाइंड करते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड, और जिसकी वैल्यू हमें होती है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेसिकली ये यहीं से आया हुआ है मॉडुलस ऑफ जेड, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड बुलाते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अब देख लो डिस्टेंस फार्मूला से भी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस, आप ऐसे ही डिस्टेंस फार्मूला निकालते हो ना, अगर ये 0 0 है तो दो कोऑर्डिनेट होगा तो क्या हो जाएगा, x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसी पर होगा। तो इसी फॉर्मूले पे करोगे तो एक कोऑर्डिनेट 0 0 है तो क्या सारे 0 है, ऊपर दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमें मिलता है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला से भी मॉड ऑफ जेड निकाल सकते हो, या पाइथागोरस का भी यूज करके आप इसे निकाल सकते हो। तो किसी तरह इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मुझे फाइंड हो गया है, इस पर हमने एक्स चला वाई चला, ये जेड है मेरा कॉम्प्लेक्स, एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गया, प्लॉट हो गया। तो इस तरीके से भी हम इसे फाइंड करते हैं, और यही मेरा क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो गया, ये मॉडुलस ऑफ जेड हो गया। तो मॉडुलस जेड हम लोग इस पर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हमने मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड किया है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो दो तीन बातें जो आपको माइंड में रखनी है वो क्या, जैसे जस्ट अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेस में पढ़ा है कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, तो कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, दिस वन थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और इसमें क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता था वो क्या होता था, पॉजिटिव। इट मींस इसका दोनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जो होगा वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस प्लस साइन इसमें होता है। इसमें क्या होता है, ए एक्स है तो पहले बेस हम लोग लेते हैं तो निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस, और ये वाई है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो प्लस, तो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इसका जस्ट अपोजिट डाल लो, दोनों दोनों कोऑर्डिनेट इसका क्या होता था, माइनस माइनस। एंड इसमें आपने क्या देखा था, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या होता था, एक क्या है, पहले एक्स लेते हैं बेस, तो ये बेस की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव जा रहा है तो प्लस, और ये जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा, ये माइनस। तो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, और इस कॉन्सेप्ट को अभी आपको माइंड में रखना है, क्योंकि इसी का यूज आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आप पढ़ रहे हैं, आर्गन प्लेन, पोलर फॉर्म, तो इस फॉर्म में आपको ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। तो अभी तो आपने प्लॉटिंग देख लिया कि कैसे हम लोग किसी कोऑर्डिनेट को कैसे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ देखा है इसका, सिमिलरली मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सब तो आपने देख लिया है, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि मुझे स्पेस की जरूरत है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी कि इस प्लेन पर अभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा कि ऐसे हमने इसे प्लॉट कर लिया। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ। तो सपोज दैट कि अब मैं इस कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ, इस फोर्थ वाले की, तो इसमें अगर, तो इसका कोऑर्डिनेट तो आपने देख लिया एक्स वाई हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये इस कोऑर्डिनेट के लिए भी एक्स चला, ठीक है, इसके लिए भी एक्स चला, और इसका नीचे की तरफ जो आएगा ये क्या, वाई आ जाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मतलब ये स्ट्रेट आएगा, नीचे की तरफ कितना, माइनस वाई। डिस्टेंस वैसे माइनस में होता नहीं है, बट मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये नीचे की तरफ जो आया तो क्या माइनस चला, जो नेगेटिव एक्सिस है तो यहाँ पर आया तो क्या माइनस वाई पर आया, और ओरिजिन से अगर मैं इसे मिला दूं, और यहाँ पर क्या, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपको, एक्स तो पॉजिटिव ही है, एंड वाई आपका क्या हो गया, निगेटिव, माइनस। तो आप देख रहे हैं प्लस माइनस, फोर्थ में भी आपका क्या है, प्लस माइनस, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर काम कर रहा है ना, प्लस माइनस। तो यहाँ ये जेड इतना आ गया, और बेसिकली अगर इसको ए प्लस मतलब एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर इसे आप लिखना चाहे जेड को, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आई वाई। अब एक क्या देख रहे हो, ये जेड है, जेड था तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई, और जब आप जेड कॉन्जुगेट फाइंड करोगे तो जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाता है, एक्स माइनस आई वाई। तो इट मीन्स आपने देखा कि जेड के लिए ये प्लॉटिंग हुआ, और जेड कॉन्जुगेट के लिए ये नीचे वाला प्लॉट हो गया है, कि ये x माइनस आई वाई है, इसे मैंने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में x माइनस वाई लिखा है। तो मैंने बताया कि कैसे लिखते हैं। और ये भी इसका क्या है, इसका इसका क्या है, z निकालोगे, मॉडुलस ऑफ z, किसका, ये z कॉन्जुगेट का, ये हम जेड कॉन्जुगेट का, ये मेरा जेड कॉन्जुगेट समझ जाओ, ये जेड कॉन्जुगेट है मेरा। ओके,
तो ये z का था, ये z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने निकाला z मॉडुलस ऑफ z, ये मॉडुलस ऑफ z निकाला तो क्या था मेरा z x प्लस आई वाई, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब मैं मॉडुलस किसका निकालूंगी, कंजुगेट का। तो मॉडुलस ऑफ z कंजुगेट अगर मैं निकाल रही हूँ तो ये मुझे क्या दे देगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई की जगह पर क्या है माइनस वाई, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर, या माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो z कंजुगेट मुझे क्या दे देगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करने पर भी प्लस ही देगा। तो आप क्या देख रहे हैं, मॉडुलस ऑफ z निकाले फिर भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ z कंजुगेट भी हमने निकाला तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही वैल्यू मुझे फाइंड हो रही है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग, अब नेक्स्ट जैसे देख लेते हैं कि अब सपोज अगर आप इस कोऑर्डिनेट की बात करें, अगर नीचे वाले इसकी अगर बात कर लेते हैं तो इस कोऑर्डिनेट पर भी ये चल रहा है, मैं इसे एक अलग कलर ले लेती हूँ। तो इस कोऑर्डिनेट पर भी आ रहा है तो एक्स चल रहा है। ओके, लेकिन इधर नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये माइनस एक्स चलेगा, नेगेटिव की वजह से ये माइनस एक्स इधर जा रहा है। और नीचे अगर करूं तो ये क्या माइनस वाई आ रहा है, और फिर मैं इसको यहाँ से ओरिजिन से अगर मैं मिला दूं, ओरिजिन से मिला दूं, लेकिन ये क्या है माइनस जेड है मेरा, ठीक है, इसकी वैल्यू, इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी मेरा, थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड में क्या देख रहे हैं एक्स और वाई दोनों क्या होता है मेरा नेगेटिव होता है। इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। अगर इसको ए प्लस आई बी मतलब एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर इसे लिखना चाहूँ तो माइनस जेड जो है तो इतना इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ माइनस एक्स माइनस आई वाई। इसका कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूंगी तो यही तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसको। तो ये भी क्या हो गया इसका, अब ये तो इसका मॉडुलस ही है माइनस जेड का, ये मॉडुलस तो माइनस जेड इसका, इसका अगर मॉडुलस मैं निकाल लूँ माइनस जेड का तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपको क्या दे देगा अंडर रूट माइनस जेड, इसका मॉडुलस करेंगे तो क्या हो जाएगा मॉडुलस जेड का, तो मॉड निकालने पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, आप जेड का अगर मॉडुलस निकाले हो ये भी सेम वैल्यू दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट का कर रहे हो फिर भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आपको दे रहा है, या मॉडुलस ऑफ माइनस जेड का कर रहे हो ये भी आपको क्या दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रहा है। तो इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टीज भी आपकी होती है, ये प्रॉपर्टीज भी आपकी सेम होती है कि अगर किसी का भी अगर आप फाइंड कर रहे हो तो जैसे कि आपने फाइंड किया यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मॉडुलस ऑफ जेड, ये भी इक्वल है किसके मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट के, और ये किसके इक्वल हो गया मॉडुलस ऑफ माइनस जेड। तो अब देख एक प्रॉपर्टीज भी हो गया, कुछ भी आप फाइंड करो वैल्यू आपका सेम ही आ रहा है, ये सारे इक्वल किसके आ गए हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, कुछ भी आप करो वैल्यू सबके सेम ही आ रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे प्लॉटिंग हम लोग करते हैं, अगर अगर सपोज दैट अगर z इज इक्वल टू टू प्लस आई थ्री है तो क्या मान लेते हैं कि टू क्या रियल है तो x पर टू चल रहा है, y पर क्या है थ्री चल रहा है, तो ऐसे ही ये कुछ इसी टाइप से आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है प्लॉटिंग हो रहा है तो कि अगर थ्री आई है समझ जाओ, अगर z इज इक्वल टू जीरो प्लस टू वाई तो y एक्सिस पर टू जा रहा है, तो मान लो अगर ये टू है तो यहाँ पर आ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x पर जीरो वाई पर टू। तो सेम वही है कार्टेशियन की तरह ही होता है, बट इसका नाम हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन देते हैं। टू प्लस आई वाई है तो इसका कोऑर्डिनेट x प्लस आई वाई, मतलब जो भी है उसका कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आर्गन प्लेन का हो गया, कॉम्प्लेक्स का हो गया। अब नेक्स्ट, और ये आपको माइंड में रखना है। तो अब इतना तो हमने देख लिया कि हम कैसे हम लोग आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट पोलर है कि पोलर फॉर्म में आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो बात तो सेम ही है कि उसी उसी प्लेन को आप पोलर के फॉर्म में आप लिख देना है कॉम्प्लेक्स को। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए भी क्या होता है जेड की वैल्यू तो वही होगी, जेड इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास एक्स प्लस आई वाई। ओके, और इसका हम लोग क्या लिखते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में एक्स वाई।
अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसमें x की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इसमें हम एक्स वाई पर काम नहीं करेंगे। जब पोलर रिप्रेजेंटेशन आ जाता है तो इसमें हम एक्स वाई नहीं लेंगे। अब मैं बताती हूँ, जैसे कि ये प्लेन है, ठीक है, और मैंने बताया है कि ये x है, क्या इसको हम लोग बुलाते हैं रियल, ये रियल एक्सिस है, ये मेरा रियल एक्सिस है, ये y हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस है, मैं आई एम लिख देती हूँ, समझ जाइएगा, ये इमेजिनरी एक्सिस है एंड ये रियल एक्सिस है। तो इसमें भी फिर क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिख दो, या इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही लिख देती हूँ। तो इट मीन्स फिर तो यही है कि अब ये जो मेरा हुआ ये ओरिजिन है, अब इस ओरिजिन से जेड पे जाना है, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट कलर लेकर कर रही हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ एक्स चला, ठीक है, और यहाँ से मैं वाई चल रही हूँ, यहाँ से मैं एक्स चली तो इसकी वैल्यू मैंने एक्स ले लिया, और इसको मैं कोई नाम दे देती हूँ, जैसे सपोज दैट मैं पी इसका नाम देती हूँ, और ऊपर से ये नीचे कितना आया, वाई आया, यही ना, वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई चला, एक्स है तो ये एक्स चला, यही है कोऑर्डिनेट का, तो यही ना, अगर ये किसी पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ग्राफ पर तो ऐसे ही। अब क्या प्रोसेस है कि जीरो से इस ओरिजिन से मैं जेड पे जाऊं, इसका क्या तरीका है। अभी कार्टेशियन पे आपने देखा कि पाइथागोरस यूज कर लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया, तो यहां से यहां मुझे जाने के लिए क्या और कोई तरीके हैं, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं कि आर। अब एक तरह से आप देखोगे कि ये सर्कल पर जो अभी आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था, तो उसमें भी आपने क्या देखा था कि यहाँ से यहाँ कोई है, कोई पॉइंट, इससे जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेते थे, cos x sin y, cos x होता था और sin y होता था, या sin x होता था, कुछ भी cos x sin x इसका कोऑर्डिनेट होता था, इस पे जा रहा है थीटा एंगल से जा रहा है, तो ये आपका क्या है, सर्कल से यहाँ जो है रेडियस ही तो है, ये रेडियस फॉर्म करता था कि नहीं, तो वही तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये आर क्या है, एक रेडियस की तरह वर्क कर रहा है, तो ये मेरा आर हो गया जिसको हम लोग, और बेसिकली ये आर क्या है, ये ये आर, ये आर क्या है, ये मॉडल्स ऑफ जेड ही तो है, अभी हम लोग आर्गन प्लेन जो पढ़े हैं इसमें क्या है, ये तो मॉडल्स ऑफ जेड ही होता था, जिसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती थी, तो ये भी क्या आर क्या हो गया मेरा, मॉडल्स ऑफ जेड ही हो गया। लेकिन ये क्या करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल ये बनाता है, ओके, तो ये थीटा एंगल बनाया, और थीटा एंगल के साथ ये आर हो गया, तो यही थीटा जो होता है, ये थीटा जो हमारा हुआ, ये बेसिकली क्या होता है, आर्गुमेंट, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा को, ये जो थीटा आपका हो गया, ये जो एंगल बनाया, यही मेरा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, जिसको हम लोग अर्ग अर्ग जेड भी बुलाते हैं, ओके, इसे हम लोग अर्ग जेड भी बुलाते हैं, तो इसको हम लोग यही थीटा जो हुआ उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। अब अब मुझे देखना है कि यहाँ ये जो पोलर फॉर्म है इसमें बस दो फॉर्म में काम होगा, एक आर का काम होता है, दूसरा थीटा का काम होता है, ये आर और ये थीटा, बस इसी दोनों का यूज करके हम लोग पोलर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं आर, तो क्या हो गया, आर थीटा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट, ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स वाई जहां पर आ जाता है ये क्या हो जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और ये मेरा पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म में हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट। तो अब इसके लिए हम लोग को देखना है कि अब जैसे कि देख लो, अगर सपोज डेट आप देख लो कि यहाँ पर मैं ले लेती हूँ cos थीटा, ठीक है, एंगल है cos थीटा, तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला आता है, बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा क्या है, बेस मेरा अगर ले लूँ तो ये ओपी है, यही चला ओपी, यहाँ से यहाँ पर बेस है, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ से जेड, ओ जेड हो गया। अब वैल्यू मैं पुट करती हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू ओपी की वैल्यू क्या है, एक्स अपन ओजेड, ओजेड की वैल्यू क्या है, आर में ले लूं क्योंकि आर की बात पोलर फॉर्म हो रही है, तो इसीलिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, आर कॉस थीटा, ये आराम से आप देखिएगा, इसकी यूज हम करने वाले हैं, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, अगर मैं साइन थीटा ले लूं,
साइन थीटा के का क्या होगा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा जेड पी, उसकी वैल्यू जेड पी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ओ जेड, ओ जेड। फिर यहाँ पर मैं क्या लूंगी, साइन थीटा इज इक्वल टू जेड पी की वैल्यू क्या आ रही है, मेरा जेड पी है तो ये वाई ही है, वाई अपॉन ओ जेड, ओ जेड क्या हो गया आर, तो इसीलिए y, जब y की वैल्यू मुझे निकालनी है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r साइन थीटा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको माइंड में रखने हैं। पोलर फॉर्म में जब हम लोग बात करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos थीटा और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r sin थीटा, लेकिन आया कहाँ से ये मैं यहाँ पे आपको बताई हूँ। तो x इक्वल टू इतना r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, क्योंकि पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के लिए z इज इक्वल टू ही होगा कि z की वैल्यू x प्लस आई हुई है, तो आप वैल्यू पुट कर दे x आपने क्या फाइंड किया है r cos थीटा, r cos थीटा प्लस आई, और y की वैल्यू क्या है, y है r sin थीटा, r sin थीटा, r कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचे क्या cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ओके, कितना z इज इक्वल टू। तो अगर आपको कोई बोले लिखने के लिए पोलर फॉर्म में, तो दो चीज की जरूरत होगी, पोलर फॉर्म में लिखने के लिए दो की जरूरत होगी, वो दो क्या चीज है, एक आर की जरूरत, दूसरा थीटा की जरूरत। आर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर इज इक्वल टू मॉड जेड, और मॉड जेड की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन एक्स क्या है, ये मेरा फर्स्ट जो हो गया x प्लस आई वाई के फॉर्म में जो हमने लिखा है x प्लस आई वाई, तो इसमें x क्या हो गया, यही हो गया ना, अगर r को x मेरा पूरा यही पार्ट हो गया, और y मेरा क्या हो गया, i के साथ जो मल्टीप्लाई है ये y हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, r जब हमें निकालना होगा तो r मॉड जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए, तो ये मॉडलस मतलब r अगर निकालना है तो क्या मॉडलस निकालना है, मॉडलस मुझे निकालना है। क्वेश्चन में आपको मिल भी जाएगा कि मॉडलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट फाइंड करने हैं। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए दो चीज की इंपॉर्टेंट होती है, आर एंड थीटा। आर फाइंड करना आपको आ गया है, अब बात करेंगे थीटा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इट मीन्स थीटा मीन्स क्या, आर्ग्यूमेंट। अभी हम लोग देखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स जेड जो होता है उसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, और इस आर्ग्यूमेंट को फाइंड करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, और उसके बाद आप क्या कर लोगे, आर्ग्यूमेंट। जब आर आपको फाइंड हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट, तो दोनों दोनों आप क्या करोगे, फिर दोनों को यूज करके आप पोलर फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट से पहले मैं एक टेबल आपको बनाना चाहती हूँ, एक टेबल मैं बता देती हूँ जिसके यूज करके आप आर्ग्यूमेंट में आपका यूज आएगा। तो सपोज दैट मैं एक टेबल बना रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है टेबल। और इस टेबल में इसको आपको याद कर लो तो ज्यादा बेटर होगा। ये क्या होता है, क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट से, क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वाड्रेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स में शॉर्टकट लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये हो गया अर्ग, आर्गुमेंट जो होता है अर्ग, तो इसको मैं या अर्ग जेड लिख लो या थीटा लिख, कहीं जेड लिखा होता है या कहीं थीटा भी होता है, कहीं आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा अर्ग थीटा ऐसे। तो आर्ग्यूमेंट है। तो क्वाड्रेंट के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या यूज करना है, सेकेंड में हमें क्या यूज करना है, एंड थर्ड फोर्थ में क्या यूज करना है वो दिखाया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होगा वो अल्फा के इक्वल, ये सब क्या, अभी मैं टेबल बना दे रही हूँ, आगे मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। अभी मैं जैसा दिखा रही हूँ वैसा आप देख ले। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा के लिए सेकेंड में। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाता है, थीटा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस
अल्फा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अल्फा। तो इसे आप तो कहीं नोट डाउन करके रख लेंगे, इसका यूज आएगा, आप याद भी रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू अल्फा, सेकंड में थीटा पाई माइनस अल्फा होगा, और थर्ड में माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा, और फोर्थ में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, तो इसको तो आप एकदम आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि इसके यूज करके आप इसका यूज करके ही आप पोलर फॉर्म लिख सकते हो। तो इतना हो गया। अब मैं नेक्स्ट, अब ये टेबल जब आपको पता चल गया है तो मैं अब नेक्स्ट बता देती हूँ कि इसका यूज क्या होगा। तो लिखा है कि हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने तो बताया कि आर्गुमेंट जो होता है उसको आप कैसे लिख सकते हो, ये तो मैंने बताया है कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं अर्ग जेड से। ठीक है, मैंने यहाँ कहीं लिखा है, हाँ, आर्गुमेंट को हम लोग अर्ग जेड से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। क्या है, ये जो एंगल मैंने बनाया है यही क्या है, एंगल मेड बाय ओ जेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। रियल एक्सिस के साथ हो रहा है, इज नोन एज अर्ग जेड। तो इसी चीज को मैंने बताया था कि ये क्या होता है, अर्ग जेड होता है। ये आर्गुमेंट जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो ये मेरा अर्ग जेड यही होता है। और आर्गुमेंट ऑफ जेड को हम लोग अर्ग जेड से ऐसे डिनोट करते हैं, कहीं के अर्ग थीटा भी लिख देता है। तो ये चीज आपको पता चल गया है। और हाँ, अब जब हम आर्गुमेंट निकालते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट दो होता है, एक जनरल आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। तो हम लोग जब यहाँ बात करेंगे, जो फाइंड करते हैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट आर्गुमेंट भी, बार बार प्रिंसिपल आर्गुमेंट ना बोलकर हम लोग डायरेक्ट आर्गुमेंट भी बोल देते हैं, अर्ग बोल देते हैं कि अर्ग जेड फाइंड करो, कॉम्प्लेक्स नंबर का अर्ग फाइंड करो, या एम्पलीट्यूड फाइंड करो। तो ये सब हम लोग उसको बुलाते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात होती है, जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात होगी, तो ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, इसमें थीटा का जो रेंज होता है, ये माइनस पाई से, थीटा जो होगा माइनस पाई से बड़ा होगा, और इक्वल टू और लेस देन हो जाएगा पाई से। ये चीज आपको माइंड में रखनी है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जब हम लोग बात कर रहे हैं। तो माइनस पाई, थीटा जो होगा माइनस पाई से बड़ा और पाई के बराबर और उससे छोटा, बीच में ही आएगा ये थीटा की वैल्यू। ओके, तो इसको फाइंड करने के लिए, इसको जो हम लोग फाइंड करेंगे तो कैसे अर्ग फाइंड करते हैं, क्योंकि देखिए आर आर तो हमने फाइंड कर रखा, लेकिन अब थीटा की बात हो रही है, तो इस थीटा को फाइंड करने के लिए क्या हम लोग करते हैं, तो इसका मैं बताती हूँ कि स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप फर्स्ट आपको माइंड में रखने हैं। स्टेप फर्स्ट में आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेंट आपको चेक करना होगा, क्वाड्रेंट चेक। स्टेप फर्स्ट में आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिगोमेट्रिक में पढ़ा दिया है। क्वाड्रेंट चेक करने होंगे। सेकेंड जो आपको होगा कि एक फॉर्मूला होता है अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स इमेजिनरी z बाय रियल z। इमेजिनरी रियल z क्या है, जैसे कि 2 + i3, इसमें इमेजिनरी z क्या है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, ये इमेजिनरी z हो गया, और रियल पार्ट क्या है, तो रियल z 2, ये रियल पार्ट हो गया, तो ये इमेजिनरी, ये फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। और स्टेप थर्ड जो है ये क्या है, तो स्टेप थर्ड में आपको याद रखना है रेफर टू टेबल, जो टेबल अभी मैंने आपको बताया है, रेफर टू टेबल। ये टेबल आपको याद रखने हैं। बस ये 3 स्टेप में आप फाइंड कर लेंगे आर्गुमेंट ऑफ z कैसे होता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है, एक एग्जांपल लेकर मैं बता देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज दैट, एक क्वेश्चन लेती हूँ, सपोज दैट z इज इक्वल टू आपको दे दिया है, मैं बुक का ही एग्जांपल ले लेती हूँ, 1 +
i√3। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। ओके, तो क्या करोगे अब? सबसे पहले सॉल्यूशन लेट। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होता है वो तो मुझे पता है। पहले ये क्या होगा? एक्स हो गया, ये जेड। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लो, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं ना, एक्स, और एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? आर कॉस थीटा। तो हम लोग वन को क्या मान लेंगे? लेट वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, और वाई, वाई वाई क्या होता है? जो आई से मल्टीप्लाई वाई, तो वाई क्या हो गया? √3। अंडर √3, तो आप क्या मान लोगे? आर साइन थीटा, क्योंकि अभी मैंने बताया ना एक्स की वैल्यू क्या होती है? आर कॉस थीटा, एंड वाई इज इक्वल टू क्या होती है? आर साइन थीटा। और कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये आपको याद रखने हैं। अब आर कैसे फाइंड करते हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो आर फाइंड करके स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग, ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, नंबर 1 एंड नंबर 2। स्क्वायरिंग 1 एंड 2, उसके बाद ऐड कर दो। तो स्क्वायर करोगे 1 को तो क्या हो जाएगा? इसको मैं इधर स्क्वायर कर लेती हूँ पहले। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस अंडर √3, इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 1 4 हो गया। ये आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 इज 4। इट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। इसीलिए आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आर की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे? वैसे होगा +-2, बट मुझे यहाँ पर आर इज इक्वल टू +2 लेना है, निगेटिव को हमें लेना नहीं है। आर ग्रेटर देन 0 होगा, तो क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू क्या होगी हमारी? 2। तो आर तो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आर की वैल्यू पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, आर की वैल्यू 1 में पुट करने पर क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 से ले लो, फ्रॉम 1 से 1 में क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू क्या है? 2, 2 इंटू कॉस थीटा इक्वेशन 1 में। तो इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ओके, और 1/2, कॉस थीटा 1/2 है, तो आपको पता है ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सब पढ़ाया है, इसलिए यहाँ पर मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी। मैं डायरेक्ट रेडियन में अगर कर लूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा क्या हो जाएगा? π/3, मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा निकाला है π/3। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम 2 से ये कैसे इसको फाइंड करते हैं वो भी मैंने बताया है, तो आप वहां से भी अगर आप नहीं देखे तो ट्रिग्नोमेट्री से आप ये वाला देख सकते हैं। तो फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम 2 से क्या करोगे? अंडर √3 आर, आर क्या हो गई? आर की वैल्यू 2, 2 साइन थीटा, देन साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर √3/2, देन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी यहाँ पर? ये तो π/3 होगी। ये क्या है? साइन 60 डिग्री, रेडियन में देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गई? π/3। तो यहाँ से आपको थीटा भी फाइंड हो गई। थीटा की वैल्यू आपने क्या फाइंड कर लिया? π/3। और ये कैसे हुआ है वो भी मैं बताऊंगी। कैसे मैं बताऊंगी कि मैंने क्या बोला था कि ये फाइंड करने के लिए, थीटा फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट चेक करने होते हैं, ठीक है। मैंने ये रूल जो लिखाया है, अभी मैंने थीटा फाइंड किया, थीटा फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट चेक करने होते हैं। तो कोऑर्डिनेट चेक करने मींस क्या हो गया? यहाँ से चेक करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है? प्लस, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है? प्लस। इट मींस दोनों क्या है? प्लस प्लस, और दोनों प्लस वाले कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं?
दोनों प्लस प्लस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं ना, जो मैंने बताया था। इसमें क्या दोनों प्लस वाले होते हैं, इसमें माइनस प्लस वाले होते हैं, इसमें दोनों माइनस वाले होते हैं, और इसमें प्लस माइनस वाले होते हैं। दोनों प्लस वाले किस कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो वही मैंने यह क्या किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट भी चेक हो गया, इसके लिए थीटा फाइंड करने के लिए क्वाड्रेंट भी चेक हो गया। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जब हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट में क्या आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी z बाई रियल z। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी z। तो इमेजिनरी क्या है, √3 बाई रियल z1 है। तो आप क्या देख रहे हो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 डायरेक्ट हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आती है, tan में √3 किसकी वैल्यू आ जाती है, π/3 की। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, अल्फा इज इक्वल टू π/3, अल्फा की वैल्यू π/3 हो गई। और उसके बाद लास्ट स्टेप क्या बोल रहा है, रेफर टू टेबल, टेबल में जाइए। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये थीटा किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर। थीटा अल्फा बोथ आर सेम, तो इसीलिए यहाँ पर थीटा π/3, इसलिए दोनों प्लस है ना, इसलिए मैं आपको उस रूल से नहीं बताई हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर बता दी हूँ कि ये दोनों प्लस वाला है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप थीटा फाइंड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा, तो इस डायरेक्ट फॉर्म से आप थीटा नहीं फाइंड कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्म से थीटा फाइंड करेंगे तो ये फिर सही से नहीं बन पाएगा, तो इसलिए मैं दूसरे रूल से, इसलिए मैं आपको ये वाला रूल लिखा दी हूँ। प्लस में तो आप डायरेक्ट भी बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ अगर माइनस प्लस की बात आ जाएगी तो आपको इस फॉर्म में आपको चेंज करने होंगे। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगी इस फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। ओके, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपने फाइंड कर रखा, थीटा इज इक्वल टू π/3। तो अब इसे हम लोग क्या किस फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। अब पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपने r फाइंड कर लिया एंड थीटा फाइंड कर लिया। z इज इक्वल टू क्या होता है, पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो r ऐसे होता है, यही होता है ना, r cos थीटा, या छोड़ दो, आप ऐसे छोड़ो। z की वैल्यू आपने, z जो होता है उसे आप क्या लिखते हो, x प्लस आई वाई, और इसमें x क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई, y क्या होता है, r sin थीटा। मैं पूरे डिटेल से बता दे रही हूँ। और यहाँ r कॉमन कर लेने पे क्या हो जाता है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ओके, तो अब आप लिख लो जेड r की वैल्यू क्या आई, 2, cos थीटा क्या आ गई, π/3, प्लस आई sin थीटा क्या हुआ, π/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये हो गया पोलर फॉर्म। तो इसी तरह हम लोग पोलर फॉर्म में क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो आप बना लिए हो, ये तो बहुत इजिली आपने इसे फाइंड कर लिया है। लेकिन अगर अगर क्वेश्चन में अगर कुछ कुछ अलग चेंज कर दे, जैसे कि सपोज दैट कोई क्वेश्चन दे दिया है, मैं दूसरा कोई क्वेश्चन ना लेकर मैं यही एक क्वेश्चन मैं ये ले लेती हूँ, जैसे कि मान लो z इज इक्वल टू -4 प्लस i/4√3। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया है। अगर इसको बोल रहा है कि आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, और मैं ये टेबल को आपके सामने ला देती हूँ, इस टेबल को मैं यहाँ ले आती हूँ, तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा इजी होगा। चलिए, और ये कैसे आप बनाओगे, सबसे पहले क्या है, अर्ग जेड निकालना है ना, तो मैं इसको जैसे बना देती हूँ। सपोज दैट आर है तो आर इज इक्वल टू, पहले तो आप आर आर फाइंड कर लो, और आर फाइंड करने के लिए आप कैसे लिखोगे, तो लेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पहले हम लोग मान लेते हैं लेट -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट है तो r cos थीटा एंड 4 √3,
4√3 के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, r sin थीटा। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, मैं एक माइनस वाला बता देती हूँ। और क्या r निकालने के लिए क्या होगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, तो दोनों को स्क्वायर करो तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कर देना है r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, मैं एक बार लिख ही देती हूँ, -4 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर, r स्क्वायर कॉमन ले लूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 और प्लस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 इंटू 3, आर स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये आपको क्या हो जाएगा 16 प्लस 48 64, आर स्क्वायर इक्वल टू 64, इसलिए आर की वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू 8 पॉजिटिव रखना है, आर ग्रेटर देन 0। तो आर आपने फाइंड कर रखा है, ओके, आर हो गया आपको 0। अब हमें फाइंड करना है थीटा, फाइंड अर्ग जेड, मतलब आर्गुमेंट हमें फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप मैं लेती हूँ। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, थीटा फाइंड करने के लिए, आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट चेक करना है। तो चलो सबसे फर्स्ट स्टेप कोऑर्डिनेट चेक, कहाँ से कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, ये स्टार में लगा देती हूँ, ये स्टार वाले जो है जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट चेक करेंगे। तो कोऑर्डिनेट इसका क्या हो गया, क्या देख रहे हो सिंबल, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है माइनस और वाई कोऑर्डिनेट क्या है प्लस, माइनस प्लस, इट मींस ये जो कोऑर्डिनेट है क्या होता है, इसमें प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, क्या ये माइनस प्लस, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट इट मींस क्या है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है। इसको मैं यहाँ लिख दूं, मैं ये सब आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, सेकेंड कोऑर्डिनेट की। चलो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट चेक कर लिया, सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात है। अब अल्फा इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको निकालने हैं, तो आप निकाल लो। अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स, मैंने बताया दोनों प्लस था तो उसमें भी आप ऐसे ऐसे ही रूल से आर्गुमेंट आप फाइंड कर सकते हो, बट मैंने पिछले क्वेश्चन में वैसे नहीं फाइंड किया है, डायरेक्ट में बना दिया है, क्योंकि दोनों दोनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई दोनों उसका प्लस था, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट वहां पर बना दी हूँ, तो चल गया है। बट ये जब प्लस माइनस का जब हेर फेर हो जाता है तो आपको पूरे बाय रूल से आपको सॉल्व करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बस बाय रूल से ही आप बनाइए, चाहे प्लस हो कुछ भी हो, कोई भी सिंबल हो, आप इसी रूल से आप बनाया कीजिए। अल्फा tan इनवर्स क्या होता है, इमेजिनरी जेड, फॉर्मूला tan इनवर्स इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, और मॉड लगा हुआ है, तो आप मॉड तो लगा ही दो, इमेजिनरी जेड, इसमें इमेजिनरी जेड क्या है 4√3, मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है, अपॉन रियल जेड, रियल क्या है -4, मॉड लगा हुआ है। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स, इस 4 से 4 कैंसल, ये -√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, मॉडुलस है, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है, तो ये क्या हो जाएगा √3। इसमें सब क्या देख रहे हो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, और tan 60 को हम क्या बोलते हैं, रेडियन फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा π/3। तो आपने क्या देखा, अल्फा की वैल्यू मुझे क्या आ गई, π/3। अब थर्ड स्टेप क्या करना है मुझे, रेफर टू टेबल, टेबल के पास जाना है। तो टेबल के पास जाने के लिए क्या चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में आपने देखा कि जेड किस क्वाड्रेंट का है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या रूल है ये आप देख लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहता है थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट था तो थीटा आपको फाइंड करनी है, मतलब एम्पली आर्गुमेंट ऑफ जेड आपको फाइंड करनी है, इट मींस आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या, थीटा ही तो फाइंड करनी है, अर्ग जेड तो मैंने बताया था, अर्ग जेड क्या होता है, थीटा ही होता है। तो अब आपको थीटा फाइंड करनी है, क्योंकि आपको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक आर की और दूसरे थीटा की जरूरत होती है पोलर फॉर्म में। तो आर तो आपने फाइंड कर लिया, बट थीटा आपको फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने के लिए ये सारे प्रोसेस होते हैं, कौन से प्रोसेस होते हैं, ये आपको स्टेप 3,
1 2 3 ये तीनों प्रोसेस को आपको याद करना है। और क्वाड्रेंट इसलिए मैंने चेक करवाया था। तो अब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है माइनस प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या देखा आपने, पाई माइनस अल्फा। तो अब चलो पाई माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई/3। मतलब अल्फा हमने कहाँ से फाइंड किया, यहाँ से। तो अब क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, एलसीएम ले लो, 3 पाई माइनस पाई/3 इक्वल टू 2 पाई/3। इट मीन्स आपने क्या देखा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई/3, और आर की वैल्यू आ गई। तो अब तो पोलर फॉर्म इजिली हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म लिखने के लिए क्या होता है, z इज इक्वल टू आर बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये कहाँ से आया वो भी बताया। तो z, इसीलिए z इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या आपने फाइंड कर रखी है, 8। तो आप यहाँ 8 लिख दो, cos और थीटा, थीटा क्या हमने फाइंड किया, 2 पाई/3। ठीक है, ये अल्फा था और अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में था, ये z मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रूल होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यही पाई माइनस अल्फा। यही अगर थर्ड क्वाड्रेंट होता तो ये वाला फॉर्मूला लगता, फोर्थ होता तो डायरेक्ट माइनस अल्फा, या फर्स्ट होता तो डायरेक्ट अल्फा, थीटा अल्फा के बराबर हो जाता। तो इसीलिए क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है। तो थीटा क्या हो गया, 2 पाई/3 प्लस आई साइन 2 पाई/3। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन। आपने पोलर फॉर्म में इसे लिखा है, तो ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी तरह हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं 2 एग्जांपल ली हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा एग्जांपल लूंगी जो चारों क्वाड्रेंट पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। तो आपको तब तक क्या करना है कि इस टेबल को आपको पूरे अच्छी तरह से याद कर लेना है, और ये एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट जो भी आप बोलो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो भी बोलो, आर्गुमेंट निकालने के ये स्टेप होते हैं, इस स्टेप को आपको याद रखने हैं। और ये स्टेप याद रहेंगे तो आप थीटा आराम से फाइंड कर लोगे और पोलर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक पूरा पूरा क्लास पूरे मैं चारों क्वाड्रेंट पे मैं क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।